हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 36 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप पहले इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए। मैंने इस ड्रामे के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है जहां पर आपको इस ड्रामे के सारे ही एपिसोड सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर दे देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि ओरे को अब तक चैन से सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए वो उससे बात नहीं करती है और उसे अवॉइड करने लग जाती है। ये सारी चीजें जानकर चैन से ओरे के घर पर ही पहुंच जाता है और उसको समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, ये सारा काम उसे उसके मॉम ने करने के लिए कहा था। बट ओरे अब उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और उसे ब्रेकअप करने के लिए बोल देती है। ये सारी बातें सुनकर चैन से को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो ओरे को अपना असली रूप दिखाकर उस पर चिल्लाकर बोलने लग जाता है कि हाँ, मैंने ये सब पैसों के लिए किया था। मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ रिलेशन में इसलिए था क्योंकि मुझे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों से प्यार था। इतने सालों तक मैंने तुम्हारी गुलामी इसलिए की ताकि तुम मुझे हाई पोजीशन पर पहुंचा सको, बट आज तुम इस तरीके से मेरी सारी मेहनत पर पारी नहीं फेर सकती हो। ये सारी बातें सुनकर ओरे उससे बोलती है कि आखिरकार तुमने आज अपनी सारी सच्चाई कबूल कर ही दी ना। मैं ही पागल थी जो तुमसे सच्चा प्यार करती थी। और ऐसा ही कहकर वो उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ पर से जाने वाली होती है। तब तक चैन से ओरे को धक्का मार देता है और वो अपने पेट के बल जमीन पर गिर जाती है। ओरे को इस तरीके से तड़पता हुआ देखकर चैन से उसके सामने आता है और उससे माफी मांगता है। दूसरी तरफ दोरन बहुत ही ज्यादा उदास हुई रहती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ली तो उसको पसंद नहीं करता है बल्कि मिया को पसंद करता है। दोरन को इतना उदास होकर देखकर उसका दोस्त से बोलता है कि तुम्हारी यही चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम हमेशा अपनों से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करके दूसरों को खुश करती हो, जैसा कि आज तुमने अपनी बहन के साथ किया। ये सारी चीजें देखकर मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार होने लग गया है। तो दूरन बोलती है कि वो मेरी बहन है, मैं उसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। दूसरी तरफ चैन से को इस बात का पछतावा नहीं था कि उसका बेबी मर चुका है, बल्कि उसे इस बात का डर लग रहा था जब ओरे के डैड को पता चलेगा कि उनका बेबी चैन से की वजह से मरा है तो ओरे के डैड चैन से को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। थोड़े ही देर में ओरे के डैड हॉस्पिटल में आते हैं और चैन से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बेटी का अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे, तो आज तुमने उसके साथ ऐसा कैसे होने दिया। ये सारी बातें सुनकर चैन से उनसे माफी मांगता है और उससे कहता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट था। ओरे के डैड को ये नहीं पता था कि ओरे का बेबी चैन से की वजह से मरा है, इसीलिए वो चैन से की बातें सुनकर ओरे के पास चले जाते हैं। अपने बेबी के मरने की खबर सुनने के बाद ओरे बहुत ज्यादा उदास होती है और रोने लग जाती है। तभी उसके सामने उसके डैड आते हैं और उससे बोलते हैं कि चैन से तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना, तुम्हारा बेबी कहीं चैन से की वजह से तो नहीं मरा, चैन से तुम्हारा ठीक से ख्याल रख रहा है ना, तुम्हारा उससे झगड़ा तो नहीं हो रखा। ये सारी बातें सुनकर ओरे अपने डैड से कहती है कि नहीं, मेरा बेबी चैन से की वजह से नहीं मरा है बल्कि मेरा पैर फिसल गया था जिसके कारण मैं गिर गई। ऐसा कहकर ओरे अपने मॉम डैड से दोबारा कहती है कि मुझे अकेला रहना है, इसलिए आप दोनों यहाँ पर से चली जाइए। अपनी बेटी की बात मानकर वो दोनों वहाँ पर से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद थोड़ी ही देर में वहाँ पर चैन से आता है और वहाँ पर आते ही चैन से ओरे से कहता है कि तुमने अपने मॉम डैड से क्या बोला। तो ओरे उससे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी इस हरकत के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा। भले ही तुमने मुझसे प्यार नहीं किया लेकिन मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया था। अगर आज मैंने तुम्हारी इस हरकत के बारे में सबको बता दिया तो उंगली मेरे प्यार पे उठेगी। पहले ही मेरे मॉम डैड मेरे लिए बहुत ज्यादा उदास है जो मैंने तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर चुना है। अब मैं उन्हें और सच्चाई बताकर उन्हें ज्यादा अपसेट नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम यहाँ पर से चले जाओ। वैसे भी आज से तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। एक ही निशानी तो थी हम दोनों की, मेरे पास हमारा बच्चा, वो भी नहीं रहा है, इसलिए मेरा रिश्ता तुमसे पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ मिया टूडू से कहते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट जा रही है अपने पापा का चेकअप करवाने के लिए, इसीलिए उसे ही कुछ दिनों के लिए इस स्टॉल का अकेले ख्याल रखना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर टूडू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी मिया उससे बोलती है कि जब मेरे पापा का हाथ इंजर्ड हुआ था तभी तुमने पूरी तरीके से स्टॉल को संभाला था और सारे कस्टमर को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया था, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इस स्टॉल को अकेले संभाल लोगे। तो फिर टूडू उससे बोलता है कि तुम उतने दिनों के लिए यूनाइटेड स्टेट जा रही हो, मुझे यहाँ पर सब कुछ अकेला देखना पड़ेगा, मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा, मुझे तुम सबकी बहुत ज्यादा याद आएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम वहाँ पर से जल्दी यहाँ जाना। थोड़े ही देर में ओरी जब अपना फोन खोलती है तो वो उसमें देखती है कि उसके फादर के अगेंस्ट एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तभी वहाँ पर चैन से भी आ जाता है। वो न्यूज देखने के बाद ओरी को ऐसा लगता है कि वो न्यूज किसी और ने नहीं बल्कि चैन से नहीं वायरल की है, इसलिए वो चैन से बोलती है कि तुम घटिया इंसान तो थे ही लेकिन तुम इतना ज्यादा बदतमीज हो मुझे नहीं पता था। मैंने अपने मॉम डैड को हमारे बेबी के बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि वो तुम्हारे लिए कुछ ना बोले, बट तुम दोबारा से वही हरकत दोहरा रहे हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। ये सारी बातें सुनकर चैन से उससे बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो उसके बाद ओरे उसे अपना फोन दिखाती है। फिर चैन से जब उसे देखता है तो वो उससे बोलता है कि ये न्यूज मैंने नहीं वायरल की, बल्कि मैं जब ये न्यूज आई है तब तो हम दोनों झगड़ा कर रहे थे तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, ये न्यूज किसी और ने वायरल की है। मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बतानी है, मुझे तुम्हें तुम्हारे किसी करीबी इंसान से मिलवाना है। चैन से की बात सुनकर ओरे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ओरे के साथ इतना बुरा करने के बाद भी चैन से अभी भी नहीं बदला था, अभी भी उसके दिमाग पे बस पैसों का ही भूत सवार था, इसीलिए वो अपनी करतूतों को याद करता है जब वो ओरे की मॉम के पास गया था
और वो ओरी की मॉम से बोलता है कि ओयांग के डैड के खिलाफ जो न्यूज वायरल हो रही है उसकी वजह से उनको चेयरमैन के पोजीशन से हटना पड़ेगा। और मुझे पता है कि ओयांग के डैड जैसे ही चेयरमैन के पोजीशन से हटेंगे वो ओयांग को चेयरमैन बनवा देंगे। मैंने ओरी को बहुत बार समझाया कि वो इस कंपनी का चेयरमैन बने, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ओयांग के डैड उससे सब कुछ छीन ले। ये सारी बातें सुनने के बाद ओरे की मॉम मुझसे बोलती है कि ऐसा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं अभी हॉस्पिटल में जाती हूँ और ओरे को समझाती हूँ कि वो चेयरमैन बने। ये सारी बातें सुनकर चैन से ओरे की मॉम से बोलता है कि मैंने ओरे को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं समझ रही है। उसको अब इस कंपनी का चेयरमैन बनने के लिए सिर्फ एक ही इंसान समझा सकता है, और वो इंसान कोई और नहीं है बल्कि उसके पापा है। मैं आज ओरे को उसके असली डैड से मिलवाऊंगा। अपनी कही हुई बातों के अकॉर्डिंग चैन से ओरे को उसके बायोलॉजिकल डैड से मिलवाने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में ओरे जैसे ही अपने डैड के छोटे से स्टोर में जाती है, तभी उसकी नजर अपने डैड पर पड़ती है। उसको कुछ भी नहीं पता था कि चैन से उसे किस आदमी से मिलवाने के लिए ले जा रहा है और कौन उसका इतना करीबी है जिसे वो आज तक जानती नहीं है। थोड़ी ही देर में ओरे की नजर अपने डैड की तरफ पड़ती है और अपने डैड को देखते ही उसे बचपन के दिनों की याद आने लग जाती है। अपने डैड को इतने सालों बाद देखने के बाद ओरे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तभी ओरे के डैड की नजर भी उस पर पड़ती है और वो भी ओरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर में ओयांग के डैड सारे शेयर होल्डर की मीटिंग बुलवाते हैं, जहाँ पर कि ओरे की मॉम के भाई भी आए होते हैं। ओरे की मॉम अपने भाई से बोलती है कि हमें किसी भी हालत में ओरे को इस कंपनी का चेयरमैन बनवाना है, और अगर ओरे इस कंपनी के चेयरमैन बन गई तो मैं आपको उतना पैसा दूंगी जितना पैसा आप चाहते हो। पैसों के बारे में सुनकर उसका भाई उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ओरे अपने डैड के सामने बैठकर उनसे बोलती है कि आप इतने टाइम से जिंदा थे तो आप मेरे सामने क्यों नहीं आए। मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि एक कार एक्सीडेंट में आपकी मौत हो गई थी, और जिस दिन आपकी मौत हुई थी वो दिन मेरा बर्थडे था, इसलिए उस दिन से आज तक मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया है। अगर आप उतने टाइम से जिंदा थे तो आप हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए, कहाँ थे आप उतने टाइम से। ये सारी बातें सुनकर उसका डैड रोने लग जाता है और उससे बोलता है कि जब से मैं तुमसे दूर हुआ हूँ तब से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद करता हूँ। बस हमेशा मैं तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के ही बारे में सोचता रहता था कि तुम ठीक होंगे कि नहीं होंगे। मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती थी, मेरा भी मन करता था कि मैं तुमसे मिलूं। तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी कहा वो मेरे कहने पे कहा था, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम मुझसे कुछ मत बोलना। मैंने ही उसे तुम्हें सारी सच्चाई बताने के लिए मना किया था, क्योंकि अगर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे डैड 20 साल से जेल पे है तो तुम पर क्या बीती। अगर कोई तुमसे तुम्हारे डैड के बारे में पूछे तो तुम क्या कहती कि 20 साल से मेरा डैड जेल पे है, इसलिए तुम्हें सच्चाई बताने से बेहतर हम दोनों ने यही सोचा कि हम तुमसे झूठी बोल ले कि तुम्हारे डैड की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। अपने डैड की बातें सुनकर ओरे उनसे बोलती है कि आप जेल कब गए और किसने आपको जेल भेजा। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि मुझे जेल किसी और ने बल्कि ओयांग के डैड ने भेजा था। ये सारी बातें सुनकर ओरे बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। थोड़ी ही देर में ओयांग अपने डैड के पास आता है और उनसे बोलता है कि आपके खिलाफ की क्या न्यूज वायरल हो रही है। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल दूंगा। थोड़ी ही देर में कंपनी के सारे शेयर होल्डर ओयांग के डैड के खिलाफ हो जाते हैं और आपस में ही ओयांग के डैड की बुराई करने लग जाते हैं। यही सारी बातें ओरे की मॉम और उसका भाई भी सुन रहे होते हैं। तो ओरे की मॉम का भाई ओरे की मॉम से कहता है कि ओरे प्रेग्नेंट है, तुम्हें लगता है कि कंपनी के सारे मेंबर उसे चेयरमैन बनवाने में हमारी मदद करेंगे। फिर ओरे की मॉम उनसे बोलती है कि अब ओरे प्रेग्नेंट नहीं है और मुझे पता है कि सभी ओरे को इस कंपनी का चेयरमैन बनाने में सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो डिजर्विंग है। ये सारी बातें सुनकर उसका भाई उसे बोलता है कि तुम एक बार दोबारा सोच लो, कहीं तुम्हारा प्लान फेल ना हो जाए। तो ओरे की मॉम बोलती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारा प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। थोड़ी ही देर में ओरे के डैड उसको पूरी कहानी सुनाते हैं और उसको बताते हैं कि ओयांग के डैड ने और उसने साथ में ही बिजनेस स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में ही उन दोनों का ही बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लग गया था, इसलिए उन्होंने ओयांग के डैड से सेपरेट होकर अपनी एक अलग कंपनी खोल दी, जिसमें कि उनको ओयांग के डैड से भी ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया। ये सारी चीजें देखकर ओयांग के डैड को मुझसे जलन होने लग गई, जिसके कारण उन्होंने मेरी कंपनी पे झूठे आरोप लगा दिए, जिसके कारण मेरी पूरी कंपनी बर्बाद हो गई और मुझे जेल जाना पड़ा। ओयांग का डैडी वो इंसान है जिसकी वजह से हमारी पूरी फैमिली भी बर्बाद हो गई और मुझे तुमसे 20 साल तक दूर रहना पड़ा। उसी की वजह से 20 साल तक जिंदा होने के बाद भी मुझे तुम्हारे सामने मरने का नाटक करना पड़ा। अपने डैड की बातें सुनने के बाद ओरे उनसे बोलती है कि मुझे अब समझ में आ गया है कि आपने ओयांग के डैड के बारे में वो सारी न्यूज छपवाई थी ना। तो ओरे के डैड बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, आज तक ओयांग के डैड ने मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा किया है, अब बारी उसकी है। जो सारी चीजें उसने 20 साल पहले मेरे साथ की थी वो सारी चीजें आज उसके साथ भी होगी। तुम्हारी मॉम और मैं चाहते हैं कि तुम इस कंपनी की चेयरमैन मत जाओ और ओयांग के डैड से हमारा बदला लो। उसने हम सबको बहुत ज्यादा तड़पाया है, इसलिए हम उसे बदला लेकर ही रहेंगे। थोड़ी ही देर में सारे शेयर होल्डर की मीटिंग होने लग जाती है और वो सभी ओयांग के डैड को भला बुरा कहने लग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने हमारे पैसे खाए हैं, सारे प्रॉफिट का हिस्सा सिर्फ आपने ही लिया है। ये सारी चीजें सुनकर ओयांग के डैड उनसे बोलते हैं कि हाँ, जो न्यूज में था वो सब कुछ सही था, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ मैंने अपनी कंपनी के भले के लिए करी थी। मैंने किसी भी शेयर होल्डर का पैसा नहीं खाया है, उन पैसों का यूज मैंने आज तक अपनी कंपनी के भले के लिए किया था। तुम्हें बताओ, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे पैसे नहीं दिए थे क्या? दूसरी तरफ चैन से ओरे से कहता है कि अब तो तुम समझ गई थी ना कि मैंने ये सब क्यों किया।
ये सब कुछ मैंने एक अच्छे काम के लिए किया था, तुम्हारे डैड का बदला लेने के लिए किया था, और तुम मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा कर रही थी। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अब जो कुछ हो गया है उसे हम भूल जाते हैं और तुम दोबारा से एक कंपनी की चेयरमैन बन जाओ ताकि हमारी लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाए। और जो कुछ भी उस दिन मैंने गुस्से में कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे पैसों से प्यार करता हूँ, वो सब कुछ झूठ था। मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब हम लड़ाई खत्म कर देते हैं और ओयांग के डैड से तुम्हारे डैड का रिवेंज लेते हैं। चैंसे की बातें सुनकर ओरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो चैंसे से कहती है कि हमें देर हो रही है, इससे पहले कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग स्टार्ट हो हमें जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। ओरे की बातें सुनकर चैंसे को ऐसा लगता है कि अब ओरे इस कंपनी की चेयरमैन बनी जाएगी और उसके डैड ने और चैंसे ने अच्छे तरीके से ओरे का माइंड वॉश कर दिया है। बट उनको क्या पता था कि ओरे उतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना वो उसे समझते हैं। थोड़े ही देर में ओरे भी वहाँ पर पहुँच जाती है और चैंसे को ऐसा लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी ओरे उसके लिए लड़ाई जरूर करेगी और दोबारा से उसने ओरे का विश्वास जीत लिया है। दूसरी तरफ ओयांग के डैड सारे शेयर होल्डर को अपनी बात समझा देते हैं और सारे शेयर होल्डर उनकी बात समझ भी जाते हैं। थोड़े ही देर में ओयांग के डैड सभी से बोलते हैं कि अब तक आपने मेरी सारी बात तो सुनी ली है, अब मैं आपको एक बहुत ही बड़ा डिसीजन सुनाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं अक्सर बीमार रहता हूँ और मेरे इस दुनिया में कुछ दिन बचे, इसलिए मैं अपनी पोजीशन से रिजाइन करना चाहता हूँ और अपने पोजीशन पर किसी और को बैठाना चाहता हूँ। और जो इंसान मेरी इस कुर्सी पे बैठेगा वो इंसान कोई और नहीं है बल्कि ओरे है। ये सारी बातें सुनकर ओरे की मॉम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, इवन ओरे भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। ओयांग अपने डैड की बातों से बहुत ज्यादा खुश होता है। ओरे की मॉम और ओरे को हमेशा से ऐसा लगता था कि ओयांग के डैड बस ओयांग का ही साथ देते हैं और वो ओरे को इस कंपनी का चेयरमैन इसलिए नहीं बनवाना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी अपनी बेटी नहीं है। बट ओयांग के डैड का ये डिसीजन उन दोनों की ही आंखें खोल देता है और उन दोनों को ही पता चल जाता है कि ओयांग के डैड ओरे को भी उतना ही अच्छा मानते हैं जितना अच्छा वो ओयांग को मानते हैं। जैसे ही कंपनी के चेयरमैन ओरे बनते हैं तो चैंसे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अब सारी पावर उसके ही हाथ में आ जाएगी। कंपनी के सारे शेयर होल्डर भी ओरे को चेयरमैन बनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट ओरे को ये पोजीशन मंजूर नहीं थी, इसलिए वो सभी के सामने उठकर बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इस कंपनी के चेयरमैन बन सकती हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने ओयांग को एक प्रोजेक्ट दिया था और उसने उस प्रोजेक्ट को कितने अच्छे तरीके से निभाया था। इतने कम पैसों में इतना ज्यादा प्रॉफिट करवाना ये कम बात नहीं है। अगर मैं उसकी जगह पर होती तो शायद मैं उस प्रोजेक्ट को ठीक से नहीं कर पाती, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पोजीशन के लिए सूटेबल ओयांग है। ये सारी बातें सुनकर ओयांग के डैड ओरे को बोलते हैं कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, तुम सच में इस कंपनी के चेयरमैन बनने के लिए पूरी तरीके से सूटेबल हो। तो ओरे अपने डैड से बोलती है कि डैड मुझे पता है कि आज तक आपने हमेशा मेरे भले के बारे में सोचा है और मुझको भी हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं इस कंपनी के चेयरमैन बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ शायद मैं हूँ, पर मुझसे भी ज्यादा इस पोजीशन पे कोई रहना डिजर्व करता है तो वो ओयांग है। ओरे की बातें सुनकर चैंसे और ओरे की मॉम का भाई दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बट चैंसे की चालाकियां यहाँ पर ही खत्म थोड़ी होती है। उसको पता था कि ओरे पक्का चेयरमैन बनने के लिए मना कर देगी, इसलिए वो ओरे की मॉम के भाई के पास जाता है और उनसे बोलता है कि अगर ओरे ने ये चेयरमैन बनने के लिए मना कर दिया तो एक बार वो सभी शेयर होल्डर को मनाए और चैंसे को इस कंपनी का नया चेयरमैन बनवा दे। चैंसे की बातें सुनकर ओरे के मॉम का भाई उसकी बात मानने के लिए मना कर देता है, बट उसके बाद चैंसे उससे बोलता है कि अगर वो उस कंपनी का चेयरमैन बन गया तो वो उनके सारे ऑर्डर्स मानेगा और उनकी कंपनी की भी हेल्प करेगा। चैंसे का ये ऑफर सुनने के बाद वो उसकी बात मान देते हैं और चैंसे की हेल्प करने के लिए हाँ भी बोल देते हैं। इसलिए प्लान बी के अकॉर्डिंग ओरे की मॉम के भाई सभी शेयर होल्डर के सामने बोलते हैं कि ओयांग इस कंपनी का चेयरमैन बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि पहले तो इसकी गर्लफ्रेंड मिया है जो इसके साथ अभी है भी नहीं। और आप सभी को पता है कि इन दोनों का रिलेशन क्यों टूटा है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है और इसकी मिया ही बहन नहीं है बल्कि इसकी एक और बहन है जिसका नाम दोरन है और वो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। ओयांग इन्हीं सारी अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहेगा तो वो कंपनी पे कब ध्यान देगा। अपने भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद ओरे की मॉम उनको चुप कराती है और उनसे बोलती है कि आपको इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता चल गया। तो उसका भाई उससे बोलता है कि मुझे इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता चल गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये कंपनी है। सारे शेयर होल्डर से मैं एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस बारे में जरूर सोचे। ओयांग की तो पहले से ही कोई रेपुटेशन नहीं है और अगर वो इस कंपनी का चेयरमैन बन गया तो हमारी कंपनी तो पूरी तरीके से डूब जाएगी। ओयांग के बारे में ये सब सुनकर ओरे सभी से बोलते हैं कि ओयांग के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसका पर्सनल मैटर है और वैसे भी आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन है ना, तो आपको तो ये पता ही होगा कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होते ही है। ओयांग की लाइफ में वो प्रॉब्लम है और सभी के सामने आ गई है, तो आप इस सारी बातों का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं। कल को आपके साथ ऐसा होगा तो आप भी नहीं बनेंगे अपनी कंपनी का चेयरमैन। मेरे डैड ने इस कंपनी को 0 रुपए से करोड़ों का बना दिया है और मुझे ओयांग पर भी पूरा भरोसा है कि वो भी ऐसा ही करेगा और इस कंपनी को और भी आगे ले जाएगा, क्योंकि वो इस कंपनी का एकदम परफेक्ट लीडर बन सकता है और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पहली बार ओयांग की बहन चैंसे के अलावा उसके लिए लड़ रही थी। ये सारी बातें देखकर ओयांग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ वे मिया को बताती है कि कल उसने पूरे दिन भर ओयांग और सीयू का पीछा किया और कल वो दोनों घूमने के लिए गए थे तो उसने पूरे दिन भर उन दोनों को एंजॉय भी नहीं करने दिया। ये सारी बातें सुनकर मिया उससे बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मुझसे ऐसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी। तो वे उससे बोलती है कि मैं क्या करती, वो सीयू अपने आप को इतना ज्यादा बनती है।
तुम्हें पता है सिनेमा हॉल में वो ओयांग से इतना ज्यादा चिपक रही थी, ये सारी बातें देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? और तुमने देखा कि उसने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो रही है। तो मिया उससे बोलती है कि हाँ मैंने देखा। फिर वे उससे बोलती है कि उसने तुम्हें ब्लॉक नहीं कर रखा, कितनी बदतमीज है वो, उसने वो सब जरूर तुम्हें ही दिखाने के लिए लिखा होगा। सीओ इतनी गंदी लड़की कैसे हो सकती है, तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता है क्या? ये सारी बातें सुनकर मिया उससे बोलती है कि मुझे भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मैं क्या करूँ, ओयांग मेरा भाई है और सीओ उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो मैं उन दोनों के बुरे के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो दोनों हमेशा खुश रहे। और वैसे भी ओयांग से मुझे अब कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझको पता है कि तुम्हारा भाई मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो मेरे लिए इतनी सारी चीजें करता है। ये सारी चीजें देखकर मेरा मन करता है कि मैं भी उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ। हालांकि अभी मैं लीदो से प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसका साथ हमेशा निभाऊं, जिस तरीके से वो और तुम मेरा साथ निभा रहे हो। मिया की बातें सुनकर वे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिया से बोलती है कि तुम मेरे भाई को पसंद करती हो या नहीं करती हो ये तो मुझे नहीं पता, बट तुम मेरे भाई के लिए एकदम परफेक्ट लड़की हो और तुम्हें मेरे भाई के साथ रिलेशन में आने के लिए जितना भी टाइम लेना ना तुम ले सकती हो। मैं तुम्हें कभी भी अपने भाई से प्यार करने के लिए फोर्स नहीं करूंगी। यही सारी बातें कुछ ही दूर से लीदो सुन रहा होता है और उसे ये सारी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि फाइनली मिया को उसके दिल की बातें समझ में आ चुकी है और वो भी उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। जैसे ही उन दोनों की बातें खत्म होती है तो थोड़ी ही देर में उनके पीछे से लीदो आता है और वो उन दोनों को वहाँ पर से चलने के लिए बोलता है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही चैन से अपने ऑफिस में जाता है तभी वहाँ पर कुछ लड़के खड़े हुए होते हैं और वो लड़की चैन से को अपना सामान वहाँ पर से ले जाने के लिए कहते हैं। चैन से उनसे पूछता है कि वो कौन है और वो उससे उसका सामान ले जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो वो लड़के उससे बोलते हैं कि उनको यहाँ पर ओरे ने भेजा है और ओरे ने चैन से को नौकरी से निकाल दिया है। ये सारी बातें सुनकर चैन से गुस्से में ओरे के ऑफिस में जाता है और उससे बोलता है कि तुम इस तरीके से मुझे जॉब से नहीं निकाल सकती हो, अभी तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। तो ओरे उससे बोलती कि मैं तुम्हें जॉब से ऐसे नहीं निकाल रही हूँ बल्कि रीजन के साथ निकाल रही हूँ। तुमने हमारी कंपनी के बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, जैसे कि हमारे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तुमने बाहर दिखाई है और तो और तुमने सारे शेयर होल्डर को भड़काया भी है। ये तो कुछ ही गलतियां है, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताने लग गई ना तो रात हो जाएगी, इसलिए मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि मुझसे ज्यादा बातें मत करो, यहाँ पर से चुपचाप निकल जाओ। ओरे की बातें सुनकर चैन से कांपने लग जाता है और ओरे से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुम वो पुराने दिन याद करो जब हम दोनों रिलेशन में थे, हम दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते थे, आज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। चैन से की बातें सुनकर ओरे उससे बोलती है कि क्या कह रहे हो तुम, क्या हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते थे? तुमने मुझसे कभी प्यार किया भी था? तुमने हमेशा मेरा यूज किया हाई पोजीशन पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, पावर पाने के लिए। तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ट्रस्ट तुम पर किया था और तुम्हारे लिए तो मैं अपने मॉम डैड के अगेंस्ट भी चली गई थी, लेकिन तुमने क्या किया, सिर्फ मेरा यूज। मैं भी एक नंबर की बेवकूफ लड़की थी। अगर तुम मिया से अपने 20 साल का रिलेशन तोड़ सकते हो तो तुम मुझसे 2 साल के रिलेशन में इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकते हो? जिस मिया ने तुम्हारा हमेशा से इतना ज्यादा ख्याल रखा, इतनी ज्यादा केयर की, तुमने उसे छोड़ दिया, तो उसके सामने मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए? तुम एक नंबर के हॉटलेस इंसान हो। ये सारी बातें सुनकर चैन से को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओरे से बोलता है कि मैंने मिया को किसके लिए छोड़ा था? तुम्हारे लिए। और आज तुम मुझे हॉटलेस इंसान बोल रही हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया था? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम मुझे हमेशा से अपना नौकर समझते आई हो और मुझसे अपना काम करवाती रहती हो। तो ओरे उससे बोलती है कि मैंने तो तुम्हें कभी अपना कोई काम करने के लिए बोला नहीं, तुम हमेशा ही मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। तुम्हारे जितना सेल्फिश इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। तुम्हें जैसे ही पता चला कि मिया मेरे पापा की असली बेटी है तो तुम उसके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आने के लिए चले गए। पैसों के लिए तुम और कितना ज्यादा गिर सकते हो चैन से, और तब तुम बोलते हो कि तुमने मुझसे प्यार किया। मैं तुमसे और ज्यादा बातें नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ कि यहाँ पर से चले जाओ, अदरवाइज मैं सभी को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। ओरे की बातें सुनकर चैन से घबराने लग जाता है और वहाँ पर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में लीदो मिया से कहता है कि तुम्हारे पास अभी घर तो है नहीं, तो इसलिए तुम यहाँ पर रह सकती हो। ये मेरे दोस्त का घर है, वो फिलहाल तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ पर रह सकती हो। तो मिया उससे बोलती है कि ये घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने तुमसे इसके लिए बहुत सारे पैसे लिए होंगे। तो लीदो उससे बोलता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पर रहना है, उसके बाद तो तुम अपने डैड का इलाज करने के लिए यूनाइटेड स्टेट चले जाओगे ना, इसलिए तुम टेंशन मत लो, कुछ दिन तक तुम बेफिक्र होकर यहाँ पर रह लो। लीदो से रिजेक्शन पाने के बाद डोरन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपना सारा गुस्सा अपनी एक्सरसाइज पे निकाल रही होती है। उसका दोस्त उसे कई बार बोलता भी है कि इतनी सारी एक्सरसाइज मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन डोरन उसकी एक बात भी नहीं सुनती है और उससे बोलती है कि उसने कई टाइम से बॉक्सिंग नहीं की है, इसलिए वो लीदो के बॉक्सिंग क्लब का पता लगाए ताकि वो वहाँ जाकर बॉक्सिंग कर सके। दूसरी तरफ चैन से जब अपनी कंपनी से घर जा रहा होता है तभी उसको वहाँ पर ओरे की मॉम के भाई दिख जाते हैं। उनको देखने के बाद चैन से उनके सामने जाता है और उनसे भीख मांगने लग जाता है कि वो उससे उसकी कंपनी में काम दे दे, क्योंकि ओरे ने उसे जॉब से निकाल दिया है। चैन से की बातें सुनने के बाद वो उससे बोलते हैं
कि वो उसको अपनी कंपनी में जॉब बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि आज चैनसे ने सभी के सामने उनका मजाक बनवा दिया था। तो चैनसे उससे बोलता है कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, और ऐसे कहकर वो दोबारा से उनसे भीख मांगने लग जाता है कि वो उसे उसकी कंपनी में जॉब दे दे। तो ओरी की मॉम का भाई उससे बोलता है कि तुम तो अपनी कंपनी के लिए लॉयल नहीं थे, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में कैसे रख सकता हूँ। जैसा आज तुमने इस कंपनी के साथ किया, वैसा ही तुम पैसों के लिए हमारी कंपनी के साथ भी तो कर सकते हो, इसलिए तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डोरन बॉक्सिंग क्लब में बॉक्सिंग करने लग जाती है, तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और डोरन को देखकर वो समझ जाता है कि डोरन अभी भी बहुत ज्यादा अपसेट है। ये सब देखकर वो डिसाइड करता है कि वो मिया के सामने जाकर मिया को सारी सच्चाई बता देगा। दूसरी तरफ मिया, वे और ली दो साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। जब वो तीनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तो ली दो सुबह की बात सुनकर मिया पर बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो मिया का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर डोरन का फ्रेंड आ जाता है और वो मिया से बात करने के लिए बोलता है। उसकी बात मानकर मिया उससे बात करने के लिए चली जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।